हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ट्यूशन एक स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो हम क्लास 12 की जो फिजिक्स है भौतिक विज्ञान, क्लास 12 की भौतिक विज्ञान फिजिक्स के चैप्टर 1 अध्याय 1 स्थिर विद्युत तथा क्षेत्र को कराने वाले हैं। और इसके आज जितना भी पहले चैप्टर में जितना भी सिलेबस है उसको बताने वाले हैं और उससे रिलेटेड हम कई क्वेश्चन कई टॉपिक कराने वाले हैं। और आज से हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्लासेस स्टार्ट ही कर दी हैं और क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। आप यदि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। और हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। ये पहला पार्ट है, एक दूसरा आएगा और एक तीसरा पार्ट और आएगा। 3 पार्ट में ये चैप्टर बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। डोंट वरी, बहुत ही अच्छे से हम अपने सिलेबस को कराएंगे, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को करने से पहले इसके सिलेबस को जान लेते हैं पहले कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए सिलेबस में दिया है। पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश, क्योंकि स्थिर विद्युत तथा क्षेत्र इस चैप्टर का नाम है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है दोस्तों। विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे हम आवेशों के प्रकार, आवेश कितनी प्रकार का होता है, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है, उसको जानेंगे। उसके बाद हम क्वांटमीकरण, जो कि हमारे सिलेबस में है, क्वांटमीकरण को जानेंगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको बारे में जानेंगे, इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है दोस्तों सभी, ठीक है। चलिए आगे के टॉपिक और बताते हैं इस चैप्टर में। फिर आएगा हमारा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कूलाम को नियम को सदिश निरूपण के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम बहुत ही आसानी से कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह विद्युत क्षेत्र है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी, ठीक है दोस्तों। इसको भी डिफाइन करेंगे बहुत ही अच्छे से विद न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर अगला आपका टॉपिक आएगा किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा, आपका दोस्तों ये डेरिवेशन हो जाएगा। देखिए इन सभी टॉपिक को कराएंगे, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का निरूपण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कराएंगे। डेरिवेशन है जो कि हमारे चैप्टर की एक धारणा को शुरू करता है, स्टार्ट करता है, क्योंकि डेरिवेशन हमारे इस चैप्टर के यहीं से स्टार्ट होते हैं, यहीं से शुरू होते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव को जानेंगे, विद्युत द्विध्रुव क्या है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव को जानेंगे, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जानेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय, दोस्तों आप सभी को पता है, नहीं आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप तो अभी बोर्ड एग्जाम 2023 में 12th में आए हैं। तो दोस्तों हम बताते हैं क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके दो अक्षों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, एक तो अक्षीय है और दूसरा निरक्षीय है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से आपको कराएंगे, बताएंगे कि अक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है और निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है दोस्तों। डोंट वरी, हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक और देख लेते हैं क्या दे रखा है दोस्तों। आगे का टॉपिक दे रखा है एक समान विद्युत द्विध्रुव में न विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। दोस्तों बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, ये टॉ होता है, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम इसी चैप्टर में बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये वाली जो टॉपिक है ये थोड़े डेरिवेशन है और लेंदी है, तो इन वाले क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। इस पार्ट में हम बहुत ज़्यादा करा देंगे जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो जितना ज़्यादा कम पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बता दें, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव होता है, उसको यदि हम विद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण से थीटा मान लो, थीटा हमारे कोण एक 1 है और एक 2 है, यदि हम कोण थीटा 1 से थीटा 2 पर घुमाएं तो उसमें जो कार्य लगता है
उसको हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से कराएंगे, डोंट वरी। हमें बस आपको बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करनी है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपको उसी से पता चलेगा कि हम वीडियो कब डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गॉस की प्रमेय। दोस्तों गॉस की प्रमेय बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। इसके डेरिवेशन भी आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन भी आते हैं दोस्तों। ये गॉस की प्रमेय, इसके आधार पर हमारे ये सिलेबस में 2 डेरिवेशन दिए हुए हैं, जिनको हम बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेंगे दोस्तों। देखिए क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टेंशन ना लो दोस्तों, इसको बहुत मज़े से करेंगे। आप ये कहोगे कि वाह सर मज़ा आ गया, क्या क्या कराया आपने। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आपके पहले चैप्टर में इतना टॉपिक है, इतने सारे टॉपिकों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और जो कि ये पहला चैप्टर है, तो ये इससे मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसको हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए दोस्तों। मैं विद नोट्स द्वारा आपको बताऊंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, और हमारा चैनल टेलीग्राम लिंक होगा उसको ज्वाइन जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको जो भी PDF वगैरह मिलेंगे वो उसी पर मिला करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है आज वो हम कराते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, हमें सबसे पहला हमारा टॉपिक था विद्युत आवेश। तो हम इसमें क्या करेंगे, विद्युत आवेश को डिफाइन करेंगे दोस्तों। तो विद्युत आवेश क्या होता है आप सभी को पता हो दोस्तों, नहीं पता तो हम बताते हैं। देखो विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है दोस्तों, पदार्थ का वह गुण है जिसके संपर्क में अन्य कोई अनावेशित वस्तु। दोस्तों अनावेशित वस्तु उसे कहते हैं जो कि आवेशित ना हो, जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज ना हो दोस्तों, उसे हम अनावेशित वस्तु कहते हैं। जैसे कि लकड़ी ये कोई अनावेशित वस्तु है, ठीक है दोस्तों। अनावेशित वस्तु को लाने पर वह भी धनावेशित हो जाती है, या धनावेश का अनुभव करती है दोस्तों, धनावेश का अनुभव करती है, धनावेशित हो जाती है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए, देखिए समझाते हैं, देखो कैसे करना है। देखो विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण दोस्तों जिसके संपर्क में कोई अन्य या अनावेशित वस्तु आती है, तो वह वस्तु भी क्या होती है, वह भी आवेशित हो जाती है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज पहुंच जाते हैं, और वह भी हमारी क्या हो जाती है, हमारी आवेशित वस्तु बन जाती है दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लो यहाँ पे ये कोई आवेशित वस्तु है दोस्तों, ठीक है, आवेशित वस्तु है, हमारी आवेशित वस्तु है, ठीक है दोस्तों, ये आवेशित वस्तु है। इसके संपर्क में यदि हम किसी अनावेशित वस्तु को लाएं, ये हमारी अनावेशित वस्तु दोस्तों, ठीक है, अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है दोस्तों। इसको हम इसके संपर्क में लाएंगे, तो दोस्तों जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इनमें थे, ये तो इधर पहुंच जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे दोस्तों। तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनका स्थानांतरण दूसरी वस्तु पर हो जाता है, और इसी का अनुभव ये क्या करती है, इसके संपर्क में आने पर ये दूसरी वस्तु इसी का अनुभव कर लेती है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, आवेशित वस्तु बन जाती है दोस्तों, और इसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश। आई होप आपको विद्युत आवेश आसानी से समझ में आया होगा कि विद्युत आवेश हम किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आवेश की पढ़ते हैं प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए बताते हैं। आवेश जो है 2 टाइप्स का होता है दोस्तों। सबसे फर्स्ट टाइप का होता है
धनावेश जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकंड होता है ऋणावेश जो कि नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों। चलिए बताते हैं। धनावेश धनावेश जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है हमारा ऋणावेश जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, ये दो हमारे क्या होते हैं, आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं इसको हम अच्छे से डिफाइन करके दोस्तों। देखिए हमारा धनावेश क्या होता है दोस्तों, धनावेश हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि देखो क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस के रूप में दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों ई की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं दोस्तों। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम धनावेश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको हम धनावेश बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण क्या दिया, उदाहरण मान लीजिए, जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। दोस्तों आपको पता ही है कि जो एक कांच की छड़ होती है उसको हम जब रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो उस पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कमी होने लगती है दोस्तों। और इस कमी में उत्पन्न जो भी इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं उसी को हम धनावेश बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे हम ऋणावेश कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी पेन को लीजिए, उसको अपने बालों में रगड़िए अच्छे से, और उसको बालों में रगड़ने के बाद आपको धरती पे या किसी पे ले जाकर उस छोटे छोटे कागज़ों के टुकड़ों के पास ले जाइए। और उसको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों के कागज़ों के पास ले जाते हैं तो वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े उस पेन से चिपकने लगते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, ये एक घर्षण के कारण होता है, जो कि एक आवेश ही होता है। ठीक है, जो उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर एब्जॉर्ब करता है दोस्तों। ये हमारे ऋणावेश और धनावेश चार्ज कहलाते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब दोस्तों अपना अगला टॉपिक है क्वांटमीकरण। दोस्तों मैंने बताया था हमारा अगला टॉपिक क्वांटमीकरण क्या होता है। दोस्तों कुछ नहीं होता, क्वांटमीकरण एक ऐसी चीज़ है जो क्या होता है, इसमें आवेश होता है, आवेश को ई के पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाता है दोस्तों। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना 1.6 ई की पावर -19, यही वाला चार्ज होता है दोस्तों। चलिए बताते हैं डिफाइन करके। इसमें आवेश ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, इसमें जो आवेश होता है वह ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है दोस्तों। देखिए होता कैसे है, जैसे मान लीजिए Q = ±NE, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इस पर न्यूमेरिकल भी होते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपकी न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करने वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो Q होता है वो क्या होता है, Q होता है आपका आवेश। ठीक है दोस्तों, Q आवेश होता है। N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, और E होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
ठीक है। ई होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसे हम कहते हैं क्वांटमीकरण। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी हम जल्द ही कराएंगे चैप्टर क्लोज होने के बाद। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैद्युत आवेश, नहीं वैद्युत क्षेत्र, सॉरी दोस्तों वैद्युत क्षेत्र है अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए बताते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई परीक्षण आवेश बल का कोई परीक्षण आवेश दो, तो परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बोलते हैं। याद रखना, अभी से बता दे रहा हूँ, आगे इसका बहुत उपयोग है दोस्तों। ठीक है, तो परीक्षण आवेश हम बोलते हैं क्यू नॉट को। ठीक है, क्यू नॉट को परीक्षण आवेश बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई आवेश है। ठीक है, ये कोई आवेश है आपका। ठीक है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर, मान लीजिए यहाँ तक कोई विद्युत क्षेत्र जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये क्षेत्र है। ठीक है, ये प्लस क्यू कोई आवेश है। ठीक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कोई परीक्षण आवेश, मान लो दोस्तों यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। ठीक है, परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है। इस पर जो बल का मतलब इस पर जो क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, बल लगेगा, क्या लगेगा, बल। ठीक है, बल का अनुभव करता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे E होती है विद्युत क्षेत्र, E होती है विद्युत क्षेत्र, F होता है बल और Q होता है परीक्षण आवेश। ठीक है दोस्तों, परीक्षण आवेश, ये आपको याद रखना दोस्तों। फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप आपको वैद्युत क्षेत्र आसानी से समझ में आएगा होता क्या है। दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आने वाला है, वह है आपका कूलाम का नियम। दोस्तों कूलाम का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी वेरी सिंपल तरीके से हम कराते हैं। ठीक है, देखिए कूलाम का नियम होता क्या है दोस्तों। कूलाम का नियम एक ऐसा नियम था जो वैज्ञानिक कूलाम ने दिया था कि यदि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हों, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश हों तो उनके बीच एक आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, जो कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और जो बल लगता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। दोस्तों कूलाम का नियम बोलते हैं। ठीक है, इसी को दोस्तों हम कूलाम का नियम कहते हैं। चलिए बताते हैं इसको डिफाइन करके। जैसे दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण
बल बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवेशों के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, समानुपाती होता है। जैसे कि अब देख लीजिए, अभी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक मिनट देखिए दोस्तों, इस पे डिफाइन करेंगे। देखिए ये होता है फॉर्मूला। मान लीजिए यहाँ पे हमें एक माइनस क्यू आवेश दिया है और एक प्लस क्यू आवेश दिया है, ठीक है, जो कि ए और एक बी, ठीक है, ए और बी दो बिंदु दिए हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? आर दी है, ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आर दी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने अभी क्या बताया था कि इन दोनों आवेशों के जो बल लगता है वह आवेशों के वो बल क्या होता है? समानुपाती होता है दोस्तों। समानुपाती होगा तो क्या होगा? F परफॉर्म टू Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2 होगा दोस्तों। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी पढ़ा था हमने कि जो दो बल होते हैं, स्थिर विद्युत आवेश होते हैं, वो उस बल के समानुपाती होते हैं। तथा दूसरा स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि उन दोनों बलों के ने उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों आपको पता है व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? F परफॉर्म टू 1/r², ठीक है दोस्तों, F परफॉर्म टू 1/r²। ये आपका सेकंड क्या हो जाएगा? ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए F तो कांस्टेंट है, यानी कि कॉमन है, तो F तो 1 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे परफॉर्म, ठीक है, और वहाँ से ले लेंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन ये कुछ नहीं है दोस्तों r², ठीक है दोस्तों, r² हो जाएगा। अब इस परफॉर्म को हटाने के लिए हमें क्या करेंगे? कोई नियतांक लगाएंगे, तो इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा K r2 अपॉन r²। दोस्तों K क्या है? K एक नियतांक है, दोस्तों K की वैल्यू होती है, K होता है 1/4πε0, ठीक है दोस्तों। K एक नियतांक होता है, ठीक है दोस्तों, K एक नियतांक होता है और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और 4πε0 का मान भी होता है 9 × 10⁹, ठीक है, 10⁹ होता है, जो कि होता है दोस्तों, जो कि 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर दोस्तों, कूलाम स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाता है दोस्तों? यही आपका कूलाम का नियम यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। कूलाम का नियम आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों। ऐसे इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कूलाम के नियम को, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे का अपना टॉपिक कराते हैं। आगे का अपना टॉपिक है दोस्तों कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पे Q1 Q2 दो हमें आवेश दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी r दी हुई है दोस्तों, और दो बिंदु दिए हैं A और B। दोस्तों क्या होता है जब हम इसको करते हैं
तो देखिए यहाँ पे जो ए और बी है, ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों, कूलाम के नियम के अनुसार ए बी वेक्टर हो जाएगा R12। इसको हम 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम इस पर वेक्टर को उठाएंगे तो मोड़ चढ़ा देंगे, R12 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों R वेक्टर 12, ठीक है, R वेक्टर 12। ऐसे ही यदि हम बी ए ले लें, यहाँ से इसको ले लें, जब हमने ए लिया है इधर की साइड लिया दोस्तों, अब हम इधर की साइड लेंगे, ठीक है। तो इधर की साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर 21 बराबर आर 2 वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर 21, ठीक है। इतना आ जाएगा दोस्तों, हमारी दो ये रेडियस आ जाएंगी। तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, आर वेक्टर 12 इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर 21, ठीक है, वेक्टर 21 हो जाएगा, क्योंकि इसके अनुसार, ठीक है, हमने उल्टा ले लिया। अब देखिए कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F12, पहले हम F12 ले लेंगे, ठीक है। कूलाम के अनुसार क्या होता है, कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर 12, ठीक है। R वेक्टर 12 लिया था, डॉट R वेक्टर 12, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 कूलाम के नियम के अनुसार। अब हम दूसरा ले लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21, ठीक है। इसको मान लेंगे हम सेकंड नंबर इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो इसको सेकंड नंबर इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए इन दोनों से हम जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से बराबर में आएगा 1/4πε0, काटेंगे तो Q1 अपॉन QT R12 वेक्टर अपॉन स्क्वायर आ जाएगा इस पर, ठीक है, स्क्वायर, और R12 ये वाली टोपी आ जाएगी, ठीक है। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। तो F21 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0, ठीक है। F21 को निकालेंगे तो 1/4πε0 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर अपॉन R3, ठीक है, R3 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और फिर 21 को निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए F3 होता जा रहा है, जुड़ते जा रहे हैं, इसको हम जोड़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो इतना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर R स्क्वायर, क्योंकि उसको हम काट देंगे फिर यहाँ से, ठीक है, इतना आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर, और कोष्टक में आ जाएगा -R12, ठीक है, इतना आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इतना आ जाएगा जब, तो फिर क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ से -1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर दोस्तों, R12 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको हम लास्ट में डिफाइन कर देंगे तो पूरा, तो काट के हमारा कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 नहीं इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R21, ठीक है, यहाँ पे 21 आ गया दोस्तों, गलत हो गया, ठीक है। 21 इक्वल टू आ जाएगा -F12, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने ये माना था, यहाँ पे ये होके आ जाएगा, ठीक है। ये आपको हो जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि हो जाएगा क्या, हमारे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आएगा दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा, तब जाके ये आपको समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम की परिभाषा। ये कूलाम की परिभाषा दोस्तों क्या होती है, ठीक है।
तो देखिए एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, यदि F इक्वल टू, कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम के नियम से पढ़ा है। यदि हम यहाँ पे मान लें, यदि Q1 इक्वल टू 1 मान लें, ठीक है, और Q2 इक्वल टू 1 मान लें, और R इक्वल टू भी 1 मान लें, ठीक है, 1 मीटर, ठीक है, R इक्वल टू भी 1 मीटर मान लें, तब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, इतना बचेगा। इन सबको हम जब 1 मान लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, इतना बचेगा। तो हम इसी से लिख सकते हैं दोस्तों कि, और F इक्वल टू आपको बताइए क्या होता है, K का मान होता है ये, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, इसको फिलहाल हम बल मानेंगे। ठीक है, बल। अब देखिए इसी से हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं दोस्तों, यहीं से, एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जिसमें दोनों आवेशों को एकांक दूरी, ठीक है, एकांक दूरी हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने सबको 1 मान लिया है दोस्तों। ठीक है, एकांक दूरी पर रख दें तो इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। यही एक कूलाम की परिभाषा कहलाती है। एक कूलाम की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, यही एक कूलाम की परिभाषा है। आई होप आपको एक कूलाम की परिभाषा समझ में आई होगी। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये आपको हम बताते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, विद्युत क्षेत्र अभी आपको बताया था, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q नेट, जिसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। ठीक है, इसको बल, ठीक है, इसको परीक्षण आवेश, ठीक है दोस्तों, परीक्षण आवेश, और इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए यदि हम यहाँ पे क्या मान लें, यदि हम यहाँ पे Q0 = 1 कूलाम दर दें, ठीक है, Q0 = 1 कूलाम दर दें, ठीक है, 1 कूलाम माने, तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, किसी एकांक परीक्षण आवेश, ठीक है, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला, ठीक है, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो कि F है, बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक दोस्तों, इसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन अपॉन कूलाम होता है। और दोस्तों इसकी विमा होती है, न्यूटन की विमा क्या होती है, mL/T - 2। ठीक है दोस्तों, mL/T - 2 होती है अपॉन
और कूलाम की क्या होती है AT, ठीक है, कूलाम की होती है AT। तो दोस्तों जब ए ऊपर जाएगा तो ए ऊपर जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और टी ऊपर जाएगा तो उसमें जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। तो टोटल होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल होकर आ जाएगा MLT-3A-1। ये आपकी क्या हो जाएगी, बेमा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हमने काफ़ी हद तक चीज़ें करा दी हैं। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिकों को कराएंगे। आप जो मैंने सिलेबस बताया उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और सारे चैप्टरों के बहुत ही अच्छे से कराएंगे, न्यूमेरिकल सही, ठीक है। और आपकी बोर्ड एग्जाम की 2023 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराने वाले दोस्तों। आप मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक खूबसूरत सी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।